नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं आलोक जोशी और हमारे साथ हैं एक बेहद ख़ास मेहमान। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का दौर है, लेकिन इस दौर में मेरे साथ हैं एक इंसिडेंटल IAS ऑफिसर, पूर्व IAS, पूर्व कोयला सचिव, पूर्व शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप हमारे साथ हैं। अपने करियर में इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत काम किया और अब ये किताब लिख रहे हैं। और किताब के बारे में ही बात करने के लिए अनिल जी यहाँ आए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ के स्टूडियो में और आपका धन्यवाद कि आपने इस किताब पर पहला इंटरव्यू देने के लिए हमको CNBC आवाज़ को चुना। जी। कि क्या है इस किताब में, हम क्या पढ़ने के लिए इस किताब की तरफ देखें? ये प्रमुख रूप से जो मेरे अनुभव थे, 38 साल की जो सेवा थी मेरी सिविल सर्विस, उसका मैंने प्रस्तुतिकरण किया है। प्रमुख रूप से 4 इसमें महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। मैं, जैसा आपने बताया, मैं कोयला सचिव रहा तो उसमें थोड़े मेरे अनुभव थे, बड़े अच्छे अनुभव थे, उसको भी मैंने प्रस्तुत किया है। उसके बाद मैं शिक्षा सचिव बना। शिक्षा सचिव के रूप में भी जो मेरे अनुभव रहे, जो कार्रवाई हुई, और आप जैसे अवगत हैं कि CBSE का एक एग्जाम पेपर लीक हुआ था जो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, वो है। फिर एक योजना थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कदाचित उस समय की विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, उसमें मेरा थोड़ा भागीदारी रही, उसके बारे में है। और उसके अतिरिक्त मैं एक ऐसे समय पर कल्याण सिंह जी के साथ था जब बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, तो उस समय उससे के बारे में भी थोड़ी चर्चा है किताब में। जी। संयोग से अनिल जी, मैंने बहुत समय से मैंने आपको ट्रैक किया है। मैं बहुत पहले से आपको जानता हूँ, जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था लखनऊ में, तब से मैं आपको जानता हूँ। लेकिन इस वक्त जो बात हमने की कि 2 चीज़ें इस किताब में ज़रूर होंगी, मुझे लग रहा था, आपने बताया कि एक कोयला घोटाला और उसके बाद जो कोयला और बिजली मंत्रालयों में काम हुआ, हमको तो लग रहा था कि काम पूरा हो गया है। लेकिन अभी हाल आपका एक मैंने लिख पढ़ा, जिसमें जो शायद इस किताब का चैप्टर है, जिसके हिसाब से राय जी ने CAG के तौर पे अपना काम ठीक से नहीं किया। ये क्यों है, और अगर वो ठीक से करते तो क्या करते? ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। कदाचित जो काम किया उसको और अच्छी तरह कर सकते थे वो। मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने एवरेजिंग की प्राइस की, कि उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ उन्होंने एवरेज 295 रुपये प्रति टन का हुआ, इसका जो उन्होंने आकलन किया वो शायद उचित नहीं था, क्योंकि उन्होंने एवरेज कर दिया। जैसे कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो वेरी करती है 400 रुपये प्रति टन से 4000 रुपये पर टन, निर्भर करता है कि कितना उसका मिट्टी है ऊपर, उसको निकालने में कितने नीचे से कोयला निकालना है, ये सब निर्भर, ये बताते हैं कि कितना कॉस्ट आएगी उस पर। उसके अतिरिक्त उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ये सचित आकलित करके तब उसका लाभ निकाला जाना चाहिए था, जिसके फलस्वरूप जो कैलकुलेशन हुए वो मेरे विचार से इरोनियस हो गए। दूसरा जो मेरे विचार से जो नहीं होना चाहिए था, कि एक अधिकारी के रूप में मेरा काम ये नहीं है कि मैं मीडिया को जाके अनाउंस करूं कि ये हो गया और ये बड़ा स्कैम हो गया, ये अनुचित था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम है अपनी रिपोर्ट देना और उसको बताना, और मीडिया को भी बताना, तो शाइस्ता हल्के से उसको मीडिया को बताना। मुझे स्मरण है कि जब ये रिपोर्ट आई थी तो डिप्टी CAG ने फ्लैश कर रही थी रिपोर्ट मीडिया के सामने, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बड़ी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से मेरे विचार से ये नहीं होना चाहिए था। तो एक इसका एक दूसरा पहलू है, अगर आप, क्योंकि ये बात आपने कही है, तो एक ये पहलू भी हो सकता है कि उनका काम तो जांच करना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को एक तरह से कॉन्शियस कीपर कहा जा सकता है देश का, और वो इस तरह की रिपोर्ट निकालें, उन्हें लगे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, एक धांधली है, अगर वो उसको उस अंदाज में हाईलाइट न करें तो हो सकता है 10 साल बाद इतिहास उनसे हिसाब मांगे कि ये आपकी रिपोर्ट में तो था, लेकिन ये रिपोर्ट फाइलों के बीच में दबी रह गई, किसी को दिखी नहीं, आपने ठीक से दिखाया क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि कंट्रोलर ऑडिटर या कोई भी अधिकारी का काम जो है हाईलाइट करना जरूर है, लेकिन वो अधिकारी स्तर पर हाईलाइट करना है, हमें मीडिया के सामने नहीं हाईलाइट करना है इसको। उससे जो नुकसान हुआ बहुत ही अनयूजुअल नुकसान हुआ, यानी कि माहौल ये बन गया कि सही गलत तो बाद में निर्धारित होगा, पहले माहौल ये बन गया कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं ये मानता हूं कि जो कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ था उसमें कई कोल ब्लॉक्स गलत एलोकेट हुए थे। ये मेरा अनुचित होगा अगर मैं कहूं सब ठीक हुआ था, ऐसा नहीं था, गड़बड़ हुई थी। लेकिन अगर डिटेल में यदि विनोद राय जी जाते तो वो हर माइन का अलग अलग आकलन करते और निर्धारित करते हर माइन में क्या गड़बड़ी हुई। सामान्य रूप से सब मायने नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि वर्ष 1990 से सब मायने कैंसिल कर दें, लेकिन उनके जो निष्कर्ष निकले उसके फलस्वरूप अंततः जो निर्णय हुआ उसमें 204 माइन्स को एलोकेशन कैंसिल कर दिया गया। अब ये बड़ा ये, और मेरा ये मानना है ये इस वजह से हुआ क्योंकि माहौल ये बन गया कि जो कुछ हुआ था सब गड़बड़ हो गया था। यानी कि 1993 से जितनी माइन एलोकेट हुई किसी के टाइम पे हुई सब
निरस्त कर दी गई। यानी सब धन 22 पसेरी निपट गया, वो उसी में समस्या तो उसमें क्योंकि आपके कहने में बहुत वजन है इस बात में, क्योंकि उसके बाद आप कोयला सचिव हुए नई सरकार में, और आपको इस बात का श्रेय जाता है, उस मंत्रालय को इस बात का श्रेय दिया गया कि बहुत सफाई से एक नया प्रोसेस लाया गया कोल माइन एलोकेशन का। आपको कैसे लग रहा है कि वो नुकसान हुआ, और ये जो नया प्रोसेस है, क्या इस प्रोसेस पर भी उसका असर दिखता है? देखिए, प्रोसेस पे पूरा एम्फोसिस होना चाहिए था। धनराशि कितनी मिलती नहीं मिलती वो इस बात पे निर्भर करता है कि सप्लाई डिमांड क्या है। तो मेरे विचार से धनराशि पे उतना बल नहीं होना चाहिए, ना तब ना अब। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मेरे विचार से 2014-15 में जो कोल ब्लॉक ऑक्शन हुए वो टोटली ट्रांसपेरेंट थे, यानी कि किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे। जो भी हो रहा था सबको पता था, वेब के थ्रू ऑक्शन हो रहा था। तो ट्रांसपेरेंसी और प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी, ये महत्वपूर्ण मैं समझता हूं उपलब्धि है। धनराशि अंततः कितनी प्राप्त होगी इस बात पर निर्भर करता है कि डिमांड और सप्लाई क्या है। उस हिसाब से अगर आप देखें कि जो ऑक्शन भी किया था उसमें तीसरे राउंड के ऑक्शन के बाद जब ऑक्शन का प्रयास किया गया तो लोग माइंस के लिए नहीं आए आगे, क्योंकि यदि वो 295 रुपए वाला अगर होता लाभ, उनको परिलक्षित होता, उनको पता लगता, तो लोग और ऑक्शन के लिए करते। वो इसलिए नहीं किया, दो कारण थे उसके। एक तो ये था कि शायद उतना लाभ उन्होंने देखा नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, जो कि वास्तव में कोल स्टोरी है, जो मेरे किताब में भी दर्शाया गया है। कोल स्टोरी कोल ब्लॉक ऑक्शन नहीं है, कोल स्टोरी है कोल के प्रोडक्शन की वृद्धि। अप्रत्याशित वृद्धि हुई 2014-15, 15-16, जिसके फलस्वरूप जितनी डिमांड थी वो मीट होने लगी। यानी कि मुझे स्मरण है 2016 तक एक भी ऐसा पावर प्लांट नहीं था इस देश में जिसको कोयले की कमी हो, जबकि शुरू में मुझे स्मरण है 2014 में 20 से 25 ऐसे पावर प्लांट थे जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का कोयला उनके पास रहता था। जी, तो ये तो बड़ी दिक्कत थी। इसी तरह एक दूसरा किस्सा है जिसमें आप बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, बाबरी मस्जिद का गिरना भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और आप उनके साथ काम करते थे। कैसे हुआ ये? देखिए, कैसे हुआ थे मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस दिन मुझे याद है, वो दिसंबर का दिन था, बड़ी ठंड थी उस दिन सुबह, और सुबह सुबह जब मैं उनके घर पे पहुंचा, संडे था वो, तो वो अकेले बैठे हुए थे वहां पर। तो आप अकेले थे कल्याण सिंह के साथ? जब मैं मिला सुबह सुबह तो बड़े चिंतित लग रहे थे, और सामान्य रूप से बड़े सुलझे हुए थे। उस दिन थोड़े चिंतित लग रहे थे, और उनके साथ बैठे बैठे मैं चर्चा कर रहा था। तभी उनकी बातचीत भी हुई अपने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से जो उस समय वहां थे अयोध्या में, और तभी ये खबर आई कुछ देर बाद कि वो ढांचा ढह गया। बहुत ही अपसेट थे। मुझे स्मरण है कि इतना ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि पहली चीज मेरा ये मानना था कि वो नहीं चाहते थे कि ढांचा गिरे, क्योंकि वो चर्चा कर रहे थे कई पार्टीज से, और ये प्रयास कर रहे थे कि समस्या का समाधान कैसे हो, और मुझे ऐसे लग रहा था कि उस ओर बढ़ रहे हैं। उनको भी विश्वास था कि इसका समाधान निकाल लेंगे, और वो इसके विरुद्ध थे कि वहां पे इतने लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन कदाचित वो इकट्ठे हुए। शायद जुलाई में भी इसी प्रकार का एक प्रक्रिया हुई थी जिसमें ढांचे को इम्पैक्ट नहीं हुआ था, तो शायद वो कोई ये नहीं समझता था कि वो गिर जाएगा। ये नहीं, उसके एक साल पहले जुलाई में 17 लोग उनके उसके ऊपर चढ़ गए थे। हाँ, तो ढांचा यथावत था, वो बचा रहा। तो मेरा ये मानना है, हो सकता है लोगों का अन्य मत हो, क्योंकि मैं उनके साथ था, मैंने उनको नजदीक से देखा, वो इसके विरुद्ध थे कि ढांचे को कोई क्षति पहुंचाया जाए। स्पष्ट रूप से उनका ये मानना था, और कई उदाहरण भी देते थे बड़े अच्छे। वो आसमान डैम का उदाहरण देते थे कि पूरा मस्जिदों को हटा के दूसरी जगह स्थापित किया गया, आसमान डैम की स्थापना, और वो इस प्रयास में थे। और कई वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ग्रुप से बात कर रहे थे कि क्या ये संभव है कि हम इसको दूसरी जगह ले जाएं। उनके मन में एक ऐसा रास्ता था जिससे किसी को चोट न पहुंचे, और इस समस्या मुझे ऐसा लगता था, मेरा ये विश्वास था कि वो शायद ये चाहते हैं कि इसका समाधान ऐसे हो जाए, क्योंकि जो मैंने देखा उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत ही अच्छा। वो चाहते थे इस काम को करते रहे। अगर उनके मन में होता कि इसको गिराना है तो उनको इसका कॉन्सिक्वेंस भी पता होता, और जो कि हुआ, वो ढांचा गिरा और उनकी सरकार भी चली गई साथ में। तो फिर उसके बाद रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। शुरू में तो एजिटेटेड थे, उसके बाद बिल्कुल शांत हो गए। फिर मुझसे बोले, अनिल एक कागज लिया। मैं कागज लाया, उन्होंने हाथ से अपना रेजिग्नेशन लिखा। मुझे बताया गया, बाद में वो टाइप किया गया। उस रेजिग्नेशन में जो 3 लाइन लिखी, उसमें सिर्फ ये लिखा कि किसी और को इसका उत्तरदायी ना बनाया जाए, मैं इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व लेता हूं। मैं इसको कंट्रास्ट करता हूं कोल ब्लॉक स्कैम के बाद का वाला, कि ये प्रधानमंत्री वो थे जिन्होंने कह दिया सब अधिकारियों की गलती है और निकल लिए, और एक वो
चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है, सब जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ये बड़ा परिवर्तन है राजनीतिक समीकरण में, राजनीतिक प्रस्तुतिकरण में, कि ऐसे नेताओं को वाकई आदर से फिर देखता है आदमी कि जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी, कि मैं लेता हूं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कल्याण सिंह की का एक बिल्कुल दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इस किताब को जब बारीकी से लोग पढ़ेंगे, हालांकि जो लोग उन्हें नजदीक से जानते हैं वो जानते होंगे जी जी। और ये बहुत से लोग मानते थे कि कल्याण सिंह के तो मन की इच्छा पूरी हो गई, ढांचा गिर गया, और वही वो चाहते होंगे। बड़े एजिटेटेड थे जब उनको मालूम पड़ा, बहुत ही एजिटेटेड थे। तो एक सवाल, अब मैं आप आगे बढ़ूंगा किताब पे, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पे आधे घंटे बात हो सकती है हर विषय पे, लेकिन जी हाँ। एक आपके करियर में हम कहें, या हो सकता है ऐसे और लोग हैं, आप क्योंकि आजकल एक नेक्सस फॉर गुड भी चलाते हैं जिसमें आप बहुत से अच्छे अफसरों के काम की तारीफ करते हैं, लेकिन आपको मैं देखता हूं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं, या कहें कि आप जहां जाते हैं वहां मौका तलाशते हैं। जिस पोस्टिंग पे दूसरे अफसर जाने को तैयार नहीं होते हैं या पनिशमेंट पोस्टिंग मानते हैं, वहां जाकर भी जब आप कुछ काम करते हैं, जैसे 2-3 उदाहरण, एक आपने एपीएफओ में काम किया जी। एक आपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का जिक्र किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो बनाई, और उसके बाद आपने एजुकेशन में जो काम किया। इनमें से मैं कहूँ कि क्या ऐसे अनुभव हैं जो आप बांटना चाहेंगे लोगों के साथ? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन से आरंभ करता हूँ। मैं समझता हूँ मैं कोयला सचिव था और सडनली जब मेरा ट्रांसफर हुआ एजुकेशन सेक्रेटरी, तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में एजुकेशन का कभी कार्यभार किया ही नहीं। तो कदाचित शायद सरकार ढूंढ रही थी जो सबसे अशिक्षित सिविल सर्वेंट हो उसको एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया जाए, तो मुझे बना दिया गया। लेकिन वो जो 2 वर्ष थे बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। मैं समझता हूँ मेरे जीवन के और मेरे कार्यकाल के वो अंतिम 2 वर्ष थे, और मैंने इतना आनंद उठाया उसमें। उसका कारण था, और वो भी मजाक में मैं अक्सर कहता हूं कि शायद कोल के माफिया को मैंने हैंडल किया था तो लोगों ने सोचा शायद एजुकेशन माफिया को भी हैंडल कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि कोल में तो माइनिंग अंडरग्राउंड होती है, माफिया ओवरग्राउंड है, लेकिन एजुकेशन में सब माफिया अंडरग्राउंड है। दे आर ईटिंग इनटू द एसेंशियल्स ऑफ दिस सोसाइटी। इट इज वेरी डैमेजिंग, और मुझे बड़ा आनंद आया उसमें एजुकेशन में। जी, ये जो बात आपने कही कि एजुकेशन में कोयले से बड़ा माफिया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आसपास सबको महसूस होता है, कोई कहता नहीं है। जी जी जी। लेकिन क्या उस माफिया के तोड़ का भी कोई रास्ता जी है? बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं, और हमने कुछ उसमें कार्रवाई आरंभ भी की, और मुझे आशा है कि वो कार्रवाई आगे चलेगी। आप माफिया देखें, कई लेवल के माफिया हैं। मेरे विचार से सबसे बड़ा माफिया जो एजुकेशन का है वो बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का है, जहां लगभग 16,000 कॉलेजेस बताए जाते हैं, जिसमें से हमने जब आकलन किया और जब नोटिस दिया गया, चेयरमैन एनसीटी ने दिया, तो 4,000 ने तो जवाब ही नहीं दिया। यानी कि वो 4,000 वर्चुअली नॉन एग्जिस्ट करते हैं। किसी ने मुझसे मजाक में कहा कि साहब ये ऐसे हैं संस्थाएं जिनको आप अच्छा पैसा दें तो आपको डिग्री दे देंगे, और अच्छा पैसा दें तो शायद नौकरी भी दे देंगे। ये धरातल की स्थिति। आप सोचिए कि ऐसी संस्थाओं से जो डिग्री प्राप्त करने वाले टीचर सरकारी नौकरी में आते हैं, वो पढ़ाएंगे क्या? जी। तो ये दे आर ईटिंग इनटू द एसेंशियल्स। वी हैव ऐसे टीचर आ रहे हैं सेवा में काफी मात्रा में, जिनका कोई जाना नहीं है। लेकिन एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत संख्या में बहुत अच्छे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, और बहुत अच्छा कार्य करें। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। मुझे स्मरण है कि पहले 3 माह में मैं लगभग 24 राज्यों में गया, और जब मैं राज्य कहता हूं तो राज्य के हेडक्वार्टर पर नहीं, बस्तर, सुकमा, मैंने ट्रैवल किया, पुणे से गोवा, मैं गया लेह से, श्रीनगर से लेह। तो ये सब जगह जब मैंने जाके देखा तो बहुत ही अच्छा काम फील्ड में हो रहा है। लेकिन खराब काम जो हो रहा है, अगर हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसके लिए कार्रवाई की गई। जैसे एनसीटी ने एक व्यवस्था बनाई जिसके तहत सबसे एफिडेविट मांगा कि आप बताइए अपना एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने टीचर हैं ये तो बताइए आप। तो उससे कई लोगों का पर्दाफाश हुआ, और अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने जो लिया है, जिससे शायद ये माफिया खत्म होगा। अब निर्णय ये लिया है कि बीएड और डीएलएड के कोर्सेज 4 साल के होंगे, जैसे लॉ के होते हैं, इंजीनियरिंग के होते हैं, कक्षा 12 के बाद। तो इन सब सो कॉल्ड स्कूल जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको फिर से रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपनी चौहद्दी दिखानी पड़ेगी, अपने टीचर्स बताने पड़ेंगे, उस समय पकड़े जाएंगे। तो एक कदम चल चुकी है सरकार। और भी कई सारे हैं, जैसा आपने बताया कि इसके लिए तो चर्चा चले तो घंटों इस पे बताया जा सकता है कि माफिया के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई आरंभ की गई है, और मुझे आशा है कि वो आगे बढ़ेगी। ये जब फैजल साहब ने इस्तीफा दिया आईएएस की नौकरी से और उसके बाद पॉलिटिक्स में जाने का ऐलान किया, तो आपने तारीफ की। तो क्या अफसरों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नौकरी छोड़कर? दूसरी तरफ ये जो विनोद राय जी हैं, या इससे पहले चतुर्वेदी साहब थे, या और ऐसे सीएजी, सीवीसी जैसे पदों पर रहने वाले लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं,
इस पे आपकी क्या? देखिए, इसको हमें दो भागों में विभक्त करना पड़ेगा। एक ऐसे अधिकारी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिट, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसमें यदि कोई अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो उसके इंटेंशन पे डाउट होगा। लेकिन अगर कोई सामान्य अधिकारी किसी जगह पर कार्य कर रहा है और वो ये महसूस करता है कि मेरी एक राजनीतिक इंक्लिनेशन है, तो ये बेहतर है कि वो सेवा को छोड़ दे, वो सेवा में रहकर राजनीति ना करे। तो मैंने तारीफ इसलिए की शाह फैसल की कि उसने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सोचा और सर्विस में रहकर राजनीति करने के बजाय उसने महसूस किया मैं सर्विस के बाहर जाके करूंगा। हैं कुछ ऐसे अधिकारी जो कि सर्विस में रहकर राजनीति करना चाहते हैं या करते हैं, वो मेरे ख्याल सेवा के लिए उचित नहीं है। जब तक आप सेवा में हैं तो आपको बिल्कुल तटस्थ होकर, ऑब्जेक्टिव होकर निर्णय लेना, और ये न केवल लेना है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। तो ये तभी मैंने उनकी तारीफ की कि वो कन्विंस थे एक पर्टिकुलर, और प्रजातंत्र में हर को अधिकार है कि वो निकले, लेकिन अधिकारी रहकर नहीं करना चाहिए। जी, तो ये किताब जो आपने लिखी है, इस किताब को किसे पढ़ना चाहिए, किसके लिए है ये किताब? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, ये कोई लिटरेरी पीस नहीं है। हाँ। ये मेरे अनुभव है। तो मैं समझता हूं जो वर्तमान में अधिकारी हैं या जो अधिकारी सेवा में आना चाहते हैं या जो अधिकारियों को ठीक से समझते नहीं है कि अधिकारी की क्या समस्या है, कि बाहर खड़ा हुआ आदमी समझता है जितने अधिकारी हैं या तो बेईमान हैं या निकृष्ट हैं। नहीं, जैसे हमें बाहर से लगता है कि आदमी आईएएस बना तो गांव घर में कहा जाता है कलेक्टर बन गए, अब तो रंग है, रुतबा है, अंदर से भी ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक सेवा का इतना अच्छा अवसर है। मेरा जो आखिरी चैप्टर है वो यही है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं क्वालिफाई कर पाया, अब तो इतना रोक टोक लग गई है, तो मैं फिर से आईएएस अफसर बनना चाहूंगा। अच्छा जी, तो एक सवाल और जुड़ता है, एक अभी, क्योंकि मैंने शुरू किया था कि ये मौसम चल रहा है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का। संजय बारू साहब आईएएस नहीं है, लेकिन वो करीब करीब उसी स्थिति में थे जैसे आप कल्याण सिंह के साथ थे, संजय बारू प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ थे। उन्होंने जो किताब लिखी है और जिस अंदाज में वो पेश हो रहा है पूरा किस्सा, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो किताब पढ़ी है और बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा पेश कैसे हो रहा है, ये तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं किसी के व्यक्तिगत स्टाफ में रहा हूँ तो मेरे विचार से, और हो सकता है मैं गलत हूँ, ये अनएथिकल है कि जो व्यक्तिगत बातें हैं उनको हम किसी पुस्तिका में लिखें। मैं भी कल्याण सिंह जी के साथ रहा, उसी परिस्थिति में था। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं, बहुत से ऐसे ओकेजन्स हैं जहां वो ओपन होते थे मेरे साथ। तो ये नहीं है कि मैं उसको पब्लिक के साथ, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। आपका अगर मान लीजिए मेरा झगड़ा हो जाए आपस में, तो आप पब्लिक में खड़े होकर थोड़ी ना झंडा फहराते हैं कि इसने ये कर दिया। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इट इज अनएथिकल ऑफ संजय बारू टू हैव सेड व्हाट ही सेड। लेकिन पुराने किस्से देखें तो एमओ मथाई की किताब ऐसे ही आई थी। बहुत सारे लोग तो बड़ी हस्तियों के नज़दीक के लोग किताबें शायद लिखते ही ऐसे हैं। हो सकता है, मैंने कहा ना, ये मेरा व्यक्तिगत मत है और लोग असहमत हो सकते हैं, क्योंकि जब ये बातें सामने आती हैं तो मसाला मिलता है, लोगों को मजा आता है, डिस्कस करते हैं, तो सामान्य रूप से लोग इसको एंजॉय करते होंगे। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अगर मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं और ऐसी सेंसिटिव पोजीशन में हूं, तो उस चीज को हम पब्लिक में हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है, इसमें मत भिन्नता हो सकती है। आपको, जैसे मैंने अभी कहा, कोयला घोटाला है या कल्याण सिंह जी के साथ आप रहे, बाबरी मस्जिद के गिरते से, बहुत से विवादित घटनाक्रमों के, बहुत सी ऐसी चीज़ों के नज़दीक रहे आप बहुत, लेकिन आपने खुद को विवादों से बचा के रखा है, ऐसा कैसे? नहीं, मैं नहीं समझता मैंने विवाद से बचा के रखा अपने आप को। मैं ये मानता था कि अगर दिल में खोट नहीं है तो बिल्कुल ओपन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरी कोई गलतियां मैंने की हैं अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में बहुत गलतियां की मैंने, लेकिन मैंने उन गलतियों को स्वीकारा है। जहां मैं नहीं कर पाया उसको मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर पाया। जब आप लोग समझते हैं, अभी देख रहे हैं कोयला में सब सक्सेसफुल रहा, लेकिन कोयले की ऑक्शन में भी हमने कई गलतियां की। लेकिन मैं ये मानता हूं कि स्वाभाविक है किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो जितना अच्छा हो, गलतियां होंगी। लेकिन अगर आप दिल में उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहली चीज है कि कोई गलती हुई उसको एडमिट कीजिए और अपना प्रयास कीजिए उसको सुधारने का। हो सकता है सुधर जाए। मैं शायद फॉर्चुनेट था कि जो गलतियां हुई उसके माध्यम से मैं सुधारता रहा। जैसे उदाहरण के लिए, जब ये बीएड और डीएलएड कॉलेजेस के विरुद्ध जब हम लोग कार्रवाई थोड़ी बहुत कर रहे थे, तो कई लोग हमारे अगेंस्ट हो गए, और यहां तक हुआ कि चेयरमैन एनसीटीई को संतोष मैथ्यू एक बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, उनको रिजाइन करना पड़ा। मैं नया एक शिक्षा सचिव बना था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने अच्छे अधिकारी रिजाइन किया। फिर एक मौका है जब सीबीएसई चेयरमैन के साथ भी यही हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं, ठीक है, सीबीएसई चेयरमैन को डिफेंड करना चाहिए क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। जो मैंने गलतियां पहले की थी शायद नहीं डिफेंड करके, मैंने कोशिश की डिफेंड करने की। मुझे प्रसन्नता है कि चेयरमैन सीपीसी अनीता करवल वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स वी हैव
उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, और आज वो सीबीएसई में बहुत सुधार ला रही हैं। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी किताब के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग उसे पढ़ेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।